नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज एक नए वीडियो के साथ उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िला ग्राम पीपलधार चौखुटिया स्थित अपने पैतृक आवास के घर से, उसकी छत से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। मित्रों, आज का मेरा वीडियो एक नए विषय को लेकर है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक माँ जिसका पुत्र द्वितीय विश्व युद्ध में 6 साल के लिए 1939 से 1945 6 साल के लिए विदेश चले गया है ब्रिटिश सेना के साथ लड़ने के लिए, वो अपने पुत्र को घर से अपने अन्य पुत्रों के द्वारा जो पत्र लिखवाती हैं, उसके बारे में जो मार्मिक कहानी है उसको मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा यह वीडियो 3 भागों में आएगा। पहला भाग जो आज मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें उस कहानी के आरंभ से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध में रवाना होने तक की कहानी इसमें आज दी जाएगी। और दूसरे भाग में युद्ध के दौरान जो यहाँ से पत्र लिखे गए थे और उसमें उस ज़माने की यहाँ की जो मार्मिक गाथाएं होती थी, भूखमरी की, अकाल की, बीमारियों की, बाढ़ की और बाज़ार के महंगाई की, उस समय के रेट, वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। और तीसरे वीडियो में युद्ध से वापस आने के बाद और रिटायरमेंट से लेके उसके बाद के जीवन के बारे में तीसरा वीडियो में दूंगा। ये वीडियो बहुत मार्मिक, आकर्षक, करुणाप्रद और वीरता से भरा हुआ है। तो इस वीडियो के बारे में अब मैं शुरू करूं आज की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है और माँ और पुत्र का इसमें विशेष संबंध दिखाया गया है। तो मित्रों, ये कहानी और किसी की नहीं, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री लक्ष्मीदत्त जोशी जी। मेरे पिताजी का जन्म 19 नवंबर 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश शासन के दौरान, गुलामी के दौरान, उस समय के उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा ज़िले के पीपलधार गांव चौखुटिया में हुआ। मेरे पिताजी अपने 7 भाई बहनों में, 6 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे थे और बचपन में ही उनके सिर से पिताजी का साया उठ गया। उस समय की परिस्थिति अनुसार जैसे तैसे जीवन यापन करते हुए उन्होंने यहीं पर जो भी नज़दीकी स्कूल रहा होगा चौखुटिया में, उसमें कक्षा 1 तक की पढ़ाई की। और उस समय जब ये पैदा हुए थे, उस समय इनके जो सबसे बड़े भाई थे भोला दत्त जी, वो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई पर थे। उनकी भी एक कहानी है और ऐसी कहानी दुनिया में करोड़ों में एक कहानी होती होगी। जब उनकी शादी होनी तय हुई थी, हुई नहीं थी, होनी तय हुई थी, जो कि उस समय पैदल यहाँ से कम 2 दिन के रास्ते की दूरी पर वो स्थान था और बारात यहाँ से चल पड़ी थी। ये
1914 और 17 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय की घटना है। बारात यहाँ से निकली, 5 किलोमीटर जब पहुँची थी तो लड़की के यहाँ से एक आदमी आता है। वो कहता है कि लड़की की बिरादरी में कोई बंदा ख़त्म हो गया, यानी कि उसका निधन हो गया है, तो बारात कैंसिल कर दी गई है। अब ऐसी हालत में उस समय क्या होता था कि कम से कम 1 साल तक कोई शादी नहीं होती थी, जब तक कि वार्षिक श्राद्ध यानी कि बरसी नहीं हो जाती थी। तो इस कंडीशन में मित्रों, उस समय उस बारात में जो भी सयाने थे, उन लोगों ने ये निर्णय किया कि अभी बारात को वापस ले जाने के बजाय यहीं से कोई लड़की ढूंढ ली जाए। तो पास में ही एक सिरोली गांव था, वहाँ पर ढूंढने निकले तो एक 7 साल की लड़की मिल गई। उन दिनों ऐसे 7 या 9 साल में शादी हो जाया करती थी। 7 साल की लड़की, उसके पिताजी से बात हुई कि भाई हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया है और हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते हैं, तो कृपया आप अपनी पुत्री का हमारे लड़के के साथ शादी कर दीजिए। वो भी गरीबी का ज़माना था। उन्होंने कहा यार बारात आई हुई है, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक है कर लो, लड़की मैं आपको दे देता हूँ। 7 साल की लड़की थी। और उसी समय गांव से ही उन्होंने कहीं 2-4, 10-5 किलो चावल दाल वगैरह लोगों से उधार लेकर के रात का खाना बनाया, और पंडित तो दोनों पक्ष के थे ही थे, और रात को शादी करके सुबह दुल्हन को लेके घर आ गए। कहाँ जहाँ ढूंढी हुई थी बहुत सुंदर दुल्हन, उम्र में भी लगभग 12-13 साल की थी। और मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी जिनकी ये कहानी, वो तो पूरे अंग्रेज़ की तरह है, लंबे चौड़े और गोरे उजले थे। और ये 7 साल की बालिका देखने में भी सुंदर नहीं थी, काली भी थी, लेकिन दिल से बहुत सुंदर थी। तो जब वो यहाँ पर शादी करके लाई गई तो उसको ये पता नहीं, हमारी ताई जी को, कि एक वैवाहिक जीवन क्या होता है। क्योंकि वो ताऊ जी हमारे भोला दत्त जी जब छुट्टी काट कर वापस चले गए, वापस लड़ाई में गए, तो वहाँ जाके उनकी लड़ाई में डेथ हो जाती है। और 1 साल के बाद कोई बंदा आकर के फौज का घर में ये सूचना देता है कि भोला दत्त जी जो है लड़ाई में एक्सपायर हो गए हैं। और उसी के बाद यहाँ मेरे पिताजी का जन्म होता है। तो पिताजी ने कक्षा 1 तक यहाँ पढ़ाई की। उसके बाद वो जैसे ही 10-15 साल के हुए तो हरिद्वार को चले गए। उन दिनों पैदल यात्रा होती थी। हरिद्वार जाकर के उन्होंने किसी आश्रम में अपना गुजारा भी किया, और साथ में कुछ संस्कृत हिंदी आदि की पढ़ाई भी करने लग गए, और कुश्ती के दांव पेच भी सीखने लग गए। जब थोड़ा ठीक ठाक हो गए, 15-16 साल के वहाँ पे रहते रहते, तो उन्होंने वहाँ हरिद्वार में एक बर्तनों की दुकान में कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और वहीं काम करते करते उनको एक दिन सूचना मिलती है कि अल्मोड़ा में ब्रिटिश सेना की भर्ती हो रही है, और वो ब्रिटिश सेना में जाने के लिए वहाँ से पैदल चल पड़ते हैं। यहाँ घर पहुँचते हैं, एक रात घर में रहते हैं, और अगले दिन अल्मोड़ा के लिए पैदल रवाना हो जाते हैं। अल्मोड़ा जो कि यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है रोड के रास्ते, तो पैदल मेरा ख्याल है 35-40 किलोमीटर तो रहा ही होगा। और 1 या 1.5 दिन में उन्होंने वो सफ़र तय कर लिया होगा। वहाँ पर अल्मोड़ा छावनी में ग्राउंड में जहाँ भर्ती थी, वहाँ लाइन में लग गए। उन दिनों आजकल की तरह कागज़ पत्तर फ़ोटो लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं होता था। एक लाइन में, एक तिरछी लाइन लगा के, एक लाइन में सारे जवानों को जो भर्ती करने के लिए होने के लिए आए हुए थे उनको खड़ा कर दिया जाता था। और लगभग 25-50 गज दूर से जो अंग्रेज़ अधिकारी होता था सेना का, वो ऐसे उनका मेजरमेंट करता था कि इनकी लंबाई चौड़ाई और कद काठी और बनावट देख करके उसको लगता था कि हाँ ये सेना के लायक है। तो उसको वहाँ पर जो उसका एक अधीनस्थ कोई होता था भारतीय सेना का, उसको बोलता था हाँ
लेफ्ट टू राइट सीरियल नंबर 4 सेलेक्ट, राइट टू लेफ्ट सीरियल नंबर 5 सेलेक्ट, लेफ्ट टू राइट सीरियल नंबर 10 सेलेक्ट। तो जो सेलेक्ट हो गया उनको अलग लाइन में खड़ा कर देते थे और जो नहीं होते थे उनको आउट कर देते थे। तो मेरे पिताजी जब सेलेक्ट हुए, वो जो भारतीय सूबेदार वहाँ पर था वो उनको अलग कर रहा था, भर्ती वालों को अलग और दूसरों को अलग, तो उसने मेरे पिताजी को भी आउट कर दिया, जबकि अंग्रेज ने सेलेक्ट किया था। और ये चुपके से दोबारा उसकी नज़र बचा के फिर लाइन में खड़े हो गए। और वो जो सूबेदार था वो नेपाली थापा था कोई, उसने दोबारा इनको लाइन से हटा दिया। और वो अंग्रेज़ देख रहा था, उसकी नज़र बड़ी पैनी थी। उसने सूबेदार साहब को बुलाया और बुरी तरह डांट मारी उसको कि आप मेरे सेलेक्ट किए हुए आदमी को कैसे लाइन से आउट कर रहे हैं। तो बताते हैं उसने माफ़ी मांगी और पिताजी को फिर से सेलेक्टेड लाइन में खड़े कर दिया। तो जितने लोग सेलेक्ट थे उनको बाद में उसमें बांटा जाता था। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। उनको किसी को किसी रेजिमेंट में, किसी को ईएमई में, किसी को आर्टिलरी में, किसी को बंगाल इंजीनियर में, ऐसे करके बांट दिया जाता था ज़रूरत और उनकी शिक्षा के मुताबिक। तो मेरे पिताजी का नंबर और कुछ और लोगों का बंगाल इंजीनियर में आया। और एक बात और बताऊं आपको, उस ज़माने में क्या होता था, जो दलाल भर्ती करने लिए जाता था, अंग्रेज़ों ने दलाल छोड़े हुए थे, उसको जितने लोगों को भर्ती करने ले जाता था उसमें से जितने भर्ती होते थे पर हेड उसको 5 रुपये मिलता था। अगर वो 10 आदमी ले गया और उसमें 8 भर्ती हो गए तो उसके 8 पंजे 40 रुपये हो गए उसके। उस ज़माने के 40 रुपये बहुत ज़्यादा। तो खैर मेरे पिताजी को और उनके बंगाल इंजीनियर के जो सेलेक्टेड अन्य जवान थे उनके साथ, उनको सेना की गाड़ी में बिठा के बंगाल इंजीनियर ग्रुप का जो ट्रेनिंग सेंटर है रुड़की में, रुड़की इसमें उत्तराखंड में आता है और आईआईटी भी है वहाँ पर। पहले उसको थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था और अभी जब मोदी जी ने हर राज्य में आईआईटी की बात की तो उस समय उसी को आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग की। अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग होती थी, बहुत ही कष्ट होता था, पीड़ा होती थी। तो पिताजी बताते हैं, अभी भी हमें कहानी बताते बताते उनके आंसू निकल जाते थे। वो कहते हैं रात को हम और हमारे साथ के जो अगल बगल की चारपाई वाले थे, लोहे की चारपाई में किनारे पर बैठ कर के और अपना सिर पटक पटक के डंडों पर रोते थे हम लोग। लेकिन घरों की कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण नौकरी करना ज़रूरी था। तो ऐसे करते वो ट्रेनिंग करते गए। उसके बाद उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की आहट शुरू हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया तो उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का डंका बज गया। और जो उस समय सेनाएं थी वो 2 हिस्सों में बंट गई, यानी कि 2 गुट बन गए उस समय। जो इसमें पहला गुट था उनका वो गुट था जर्मनी, इटली और जापान का। एक गुट था जर्मनी, इटली और जापान का, और दूसरा गुट जो था जिसको मित्र राष्ट्रों की सेना के नाम से जाना जाता था, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया ये शामिल थे और कुछ हद तक चाइना भी शामिल था, बहुत ही कम उपस्थिति थी उसकी। तो यहाँ से भी ब्रिटिश अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उसको अपने ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध स्थल की ओर रवाना किया। उस समय भारतीय जो भारत देश था हमारा, वो आज की तरह 3 भागों में नहीं था। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज अलग देश बन गए हैं 47 के बाद, ये उस समय भारत का ही हिस्सा होते थे और अंग्रेज़ों के गुलाम थे।
तो पश्चिम में जाने के लिए उस समय यहाँ से रेल या सेना की गाड़ियों द्वारा इनको कराची बंदरगाह तक ले जाया गया और कराची से फिर पानी के जहाज़ से इनको सऊदी अरब, मिस्र, इराक, ईरान, पर्सिया, जॉर्डन, इथोपिया आदि यानी कि मध्य पूर्व के देश और अफ्रीका के देशों में 5 साल तक इन्होंने वहाँ पे युद्ध में भाग लिया। तो मित्रों, उस युद्ध के दौरान ये कभी भी घर नहीं आए। तो यहाँ पर माँ को एक बेटे की जो चिंता होती है, उसमें कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, हाँ पत्र का सिस्टम ज़रूर था। तो पत्र यहाँ से माँ लिखती थी और उनमें से जो 8-10 पत्र मेरे पिताजी ने संभाल के रखे थे और वो आज भी यहाँ घर में मेरे पास पड़े हुए हैं, जिन्हीं के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन पत्रों का हवाला मैं आपको अपने अब दूसरे वीडियो में दूंगा, भाग 2 में दूंगा, वो 2 दिन बाद आएगा। तो बड़ी रोचक कहानी है, आप इस वीडियो के बाद उसको भी देखिएगा और उस समय के पत्र कैसे होते थे वो दिखाऊंगा आपको, मार्केट के भाव क्या होते थे उस समय और पत्रों में क्या लिखा जाता था, उनकी शुरुआत कैसे होती थी, बीच में क्या होता था, ब्रिटिश सरकार के बारे में क्या लिखा जाता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा और दूसरे वीडियो के लिए आप 2 दिन का इंतज़ार कीजिए। और आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि लंबे हो जाते हैं, इसलिए इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। लंबे वीडियो को आदमी देख नहीं पाता है। तो आज बस इतना ही। और मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको अपने पैतृक घर की छत से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल फौजी अंकल को अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम।